हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे कि आप कई बार सुन रहे होंगे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कई साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन चल रहा था। इवन ये कई बार ड्रॉप भी हुआ है प्लान, इवन फिर से रिज्यूम टॉक हुई और अब फाइनली दोनों कंट्री के बीच में फाइनल हो चुका है इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है, इवन इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होगा, यूरोपियन यूनियन को क्या बेनिफिट होगा, इवन इसका कंक्लूजन जो आ चुका है वो क्या कहता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बनता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए क्या होता है। सर पहले आप ये बताइए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अभी वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप बड़े फेमस चल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों फेमस चल रहे हैं? सिर्फ ओनली एक ही वर्ड की वजह से, दैट इज कॉल्ड अ टैरिफ। टैरिफ, टैरिफ व्हाट आई मींस, इनका एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेट। क्लियर? तो क्या ये टैरिफ टैरिफ वर्ड इन्होंने कर दिया और कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगा दिया है। बट ये टैरिफ होता क्या है? देखो, ड्यूटी इंपोज करना है। अगर किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट जब यूएसए में जाएगा तो उस पर ड्यूटी इंपोज करी जाएगी और वही कंट्री पॉइंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। क्या कंट्री पॉइंट क्यों है? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा कंट्री एक डील साइन करती है कि आपके प्रोडक्ट पर टैरिफ नील कर दिया जाएगा या मिनिमाइज कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ एग्रीमेंट दैट साइन बिटवीन two or more country to reduce or minimize or nil the tariff on the product imported in country। समझ गए मेरी बात को? तो एफटीए क्या है? अगर जब कोई कंट्री निल कर देती है टैरिफ को या मिनिमाइज कर देती है, रिड्यूस कर देती है बाय साइनिंग द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज, तो उसी को बोलते हैं एफटीए। अब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि सबसे पहले डिस्कशन 2007 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने डिस्कशन स्टार्ट किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। बट 2013 में ड्रॉप हो गया प्लान। क्या हो गया? 2013 में ड्रॉप हो गया क्योंकि कई सारे कंट्री पॉइंट बन गए थे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं करने दे रहे थे। और एक नेगोशिएटर थे यूरोपियन यूनियन के जिनका नाम था इग्नाशियो गार्सिया परसीरो, यही थे। इन्होंने ही ड्रॉप किया था प्लान को। इन्होंने ये बोल के ड्रॉप किया कि इंडिया हमारे कुछ कंडीशन पर एग्री नहीं हो रही है। इवन इंडिया ने बोला कि यूरोपियन यूनियन हमारी कुछ कंडीशन पर एग्री नहीं हो रही है, इसलिए इस प्लान को 2013 में ड्रॉप कर दिया। अगेन जून 2022 में प्लान को फिर से रिज्यूम किया डिस्कशन। और अब 77th रिपब्लिक डे के दिन, जैसे आप जानते हो कि हर साल रिपब्लिक डे के दिन ऑफ इंडिया कोई ना कोई चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। और इस बार हमने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था। सबसे पहले यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट या उर्सुला वॉन डर आई थी। क्लियर? इन्हीं के साथ आए थे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनो कोस्टा। ये दो लोग थे वी कैन से डिस्कस करने के लिए, वी कैन चीफ गेस्ट की तरह एट द 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पर। इवन समिट भी होनी थी इंडिया यूरोपियन यूनियन की 27 जनवरी को। और समिट के बाद फाइनलाइज हो गया कि दोनों कंट्री के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूजन आ चुका है। बट सर, ट्रेड डील साइन हुई है? नहीं, ट्रेड डील में प्रोसेस लगती है। जैसे मैंने इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में आपको बताया था कि कंसेशन और कंक्लूजन आ चुका है, ऐसे ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में कंक्लूजन आ चुका है। बट ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये पार्लियामेंट अप्रूव करती है बाद में। अप्रूव करने के बाद जैसे यूरोप की पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, यूरोपियन काउंसिल अप्रूव करेगी, देन फाइनलाइज होगा। और इट टेक दी 6 to 8 month टू बी फाइनलाइज टू साइन दी ट्रेड डील। क्लियर? इंडिया की पार्लियामेंट भी अप्रूव करेगी। तो यही कहानी है। तो डिस्कस हुआ, देन आफ्टर कंसेशन आ चुका है। जैसा आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन में 27 नेशन है। कितने? 27 कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब सबसे पहले क्या हुआ, देखो इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी। जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब,
उन्होंने जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके लिए टर्मिनोलॉजी दी थी, और वो टर्मिनोलॉजी क्या है? मदर ऑफ ऑल डील। क्या है? मदर ऑफ ऑल डील। जितनी भी डील हुई है इंडिया की, उनकी मदर है ये। इसमें इतना बेनिफिट मिलने वाला है इंडिया को। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंट्री पॉइंट बने हुए थे। क्लियर? तो क्या है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एनहांस करेगा, इकोनॉमिक टाइज को भी एनहांस करेगा, और दोनों को प्रॉस्पेरिटी एनहांस करेगा। इंडिया की भी प्रॉस्पेरिटी एनहांस होगी, इवन यूरोपियन यूनियन की भी प्रॉस्पेरिटी एनहांस होगी। और इसी के साथ आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था इंडिया के लिए कि अगर स्ट्रॉन्ग इंडिया मेक द वर्ल्ड स्टेबल, प्रॉस्पेरस और पीस। अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग बना देगा, स्टेबल बना देगा, प्रॉस्पेरस बना देगा, पीस बना देगा। तो इतने अच्छे स्टेटमेंट दिए थे यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के लिए। क्लियर? तो इकोनॉमिक टाइज एनहांस होगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनहांस होगी, सप्लाई चेन एनहांस होगी, डाइवर्सिफाइड ट्रेड होगा। तो कई सारे बेनिफिट होने हैं इसके। अगर देखा जाए तो कितना टैरिफ रिड्यूस होगा इंडिया के प्रोडक्ट पर, तो देखा जाए तो इंडिया का जितना भी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट होता है, उसमें 99.5% ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट आर बिकम अ टैरिफ फ्री। क्या? 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट बिकम अ टैरिफ फ्री। समझे? और यूरोपियन यूनियन का 97% ऑफ द ट्रेड टैरिफ फ्री हो जाएगा, जिस पर रिड्यूस कर दिया जाएगा। जैसे कार, वाइन, जिसको 0% कर दिया जाएगा। मैं बताऊंगा किस पर कितना परसेंट होगा, वो अपन बाद में जानेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को कि इंडिया को कितना बेनिफिट होना है? इंडिया का ट्रेड एनहांस होगा। जैसे आप जानते हो कि अभी ग्लोबल ऑर्डर कितना बिगड़ा हुआ है, किसकी वजह से? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप, हम 50% टैरिफ फेस कर रहे हैं फ्रॉम द यूएसए साइड। क्यों? क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रशिया, और इस ऑयल इंपोर्ट के कारण हमें एडिशनल 25% टैरिफ फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम द यूएसए साइड। तो ये हमारा रिलीफ हमको दे सकता है, इधर से जो बर्डन हम झेल रहे हैं ये फ्री कर सकता है हमको इधर की तरफ से। तो तभी तो इंडिया कई सारी कंट्री से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, जिससे जो हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फ्रॉम द साइड ऑफ यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम द साइड ऑफ यूएसए, वो सारा हमको रिलीफ इधर से मिल जाए। मेरी बात को तो मैंने बताया आपको, इवन इससे बायलैटरल ट्रेड भी एनहांस होगा, इन्वेस्टमेंट टाइज भी एनहांस होगा, शेयर प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेंथन रीसाइलेंस एंड डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन बता चुका हूं, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है सर जी? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि एवरी सिंगल पर्सन ऑफ दिस कंट्री ग्रो। क्या? हर पर्सन की ग्रो होगी, इंक्लूसिव होगा। ऐसा नहीं है कि अनइक्वल और अनइवन सोसाइटी डेवलप होगी, कि रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम पुअर। नहीं, सबको बेनिफिट मिलेगा। वॉट एवर इंडिया गेट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। समझे मेरी बात को? यही है। देन आफ्टर समझते हैं। देखो, सबसे पहले एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। देखो, जैसे आप जानते हो कि स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया कह रही है कि वी वांट टू बिकम अ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। हम क्या है? सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में। सर, सेल्फ रिलायंस कब बनेगी? जब वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट कंट्री डिफेंस इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो इसमें कई सारे बेनिफिट होंगे, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, वी कैन से ओशियन, वी कैन से फ्री ओपन रहेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी रहेगी। पायरेट्स जो है, पायरेट से बचाया जाएगा, तभी तो ट्रेड बढ़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होगा, यूरोपियन यूनियन की डिफेंस की इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन, इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन, जिससे नए नए डिफेंस प्रोडक्ट बनेंगे। देन आफ्टर टेक्नोलॉजी, साइबर थ्रेट, जो साइबर थ्रेट आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है फ्रॉम द अदर कंट्री साइड, जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, उससे बचाया जाएगा कोलैबोरेशन से। देन आफ्टर काउंटर टेररिज्म, फलगाम अटैक, जैसे आपको याद होगा दिल्ली रेड फोर्ट पर क्या हुआ, जैसे आपको याद होगा, तो काउंटर टेररिज्म के लिए भी कई सारी, इवन अदर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में ये कई सारे बेनिफिट होंगे। इवन इसमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करी जाएगी, जो भी क्रिटिकल और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है
वो भी शेयर करेंगे दोनों, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। तो ये कई सारा बेनिफिट देना है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को। तो इसके साथ जॉब भी मिलेगी, इट विल कम अप टू 4 बिलियन यूरो इन एनुअल टैरिफ। इससे क्या होगा कि 4 बिलियन यूरो का जो टैरिफ इंपोज कर रही है इंडिया, वो रिड्यूस हो सकता है। और बेनिफिट मिलेगा किसको? इंडिया को। देन आफ्टर दूसरा एग्रीमेंट, लेबर इंटेंस सेक्टर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखो जैसे आप जानते हो कि यूएसए अभी क्या कर रही है, यूएसए 50% टैरिफ फेस कर रही है, जिससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, फिशरीज सेक्टर, फुटवियर सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर वो डूबते जा रहे हैं। क्लियर? उनका एक्सपोर्ट रिड्यूस होते जा रहा है और डूबते जा रहा है। इवन जो क्यों डूबते जा रहे हैं? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे सेक्टर जिनमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। अब टेक्सटाइल में लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इंडिया क्या कह रही है कि आप हमें लेबर में बेनिफिट दो। और यूरोपियन यूनियन क्या कहती है? यूरोपियन यूनियन कहती है कि हम ऑटोमोबाइल में बहुत आगे हैं, हमारी ऑडी है, मर्सिडीज है, कई सारी गाड़ियां हैं, बट आप टैरिफ बहुत भयंकर भयंकर क्या ज्यादा ही इंपोज करते हो, मोर देन 100%। तो इसको रिड्यूस करिए। इवन जो वाइन है हमारी, यूरोप में वाइन बड़ी बनती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की वाइन बनती है, उस पर भी टैरिफ रिड्यूस करिए। मैं बताऊंगा किस पर कितना टैरिफ रिड्यूस होगा, वो आगे मैं चार्ट में आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर, तो इससे क्या है कि हमें रिलीफ मिल सकता है फ्रॉम द यूएसए साइड। यूएसए अब कम करे टैरिफ नहीं करे कोई मतलब नहीं है, ट्रेड डील साइन करे या नहीं करे, बट हमको यूरोप से बेनिफिट मिल जाए। समझे? चलते अपन आगे। अब क्वेश्चन बनता है कि जीरो ड्यूटी ऑन लेबर, जो मैंने सब बताई थी आपको। देन आफ्टर एक्सपोर्ट कंसेशन, देखो क्या है कि किस किस सेक्टर में कितना एक्सपोर्ट वी कैन से टैरिफ रिड्यूस होगा। अगर इंडिया की बात की जाए तो मेरीन सेक्टर मतलब फिशरी सेक्टर, जो भी ओशियन ब्लू इकोनॉमी है, इसमें कितना टैरिफ लगता है यूरोपियन यूनियन में। अगर देखा जाए तो एफटीए से पहले हम 26% टैरिफ फेस कर रहे थे। कितना? 26% टैरिफ फेस कर रहे थे। बट अब एफटीए के बाद 0% हमको बिल्कुल फ्री मिलेगा, फ्री एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन मार्केट फॉर द इंडियन मैरिन प्रोडक्ट। समझे? देन आफ्टर केमिकल की बात की जाए तो पहले 12.8% टैरिफ था, अब 0% हो गया। देन आफ्टर लेदर एंड फुटवियर, लेदर पर 17% टैरिफ था, जो कि 0 हो जाएगा। प्लास्टिक एंड रबर 6.5%, जो कि 0 हो जाएगा। टेक्सटाइल एंड अपरेल 12%, वो भी 0 हो जाएगा। बेस मेटल जो कि 10%, 10%, वो भी 0 हो जाएगा। जेम एंड ज्वेलरी 4%, वो भी 0 हो जाएगा। रेलवे एयरक्राफ्ट शिप 7.7%, जो भी 0 हो जाएगा। फर्नीचर एंड लाइट कंज्यूमर गुड 10.5%, वो भी 0 हो जाएगा। टॉयज 4.7% जो टैरिफ फेस करती है इंडिया, वो भी 0 हो जाएगा। स्पोर्ट्स गुड 4.7%, वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर में बड़ा बेनिफिट होना है। इवन जो यूएसए की साइड से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम से हम रिजॉल्व कर लेंगे। क्लियर? देन आफ्टर यूरोप का क्या बेनिफिट है? देखो यूरोप को बेनिफिट यह है कि जो मोटर व्हीकल, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ियां बनती हैं, इन पर 110% टैरिफ लगता है। इंडिया में 110%, अब 10% टैरिफ लगेगा। और कितना कोटा कर दिया? 2.5 लाख पर ईयर आप कोटा एक्सपोर्ट कर सकते हो यूरोपियन यूनियन। इतनी यूनिट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कार की। कितनी? 2.5 लाख सिर्फ। 250,000, मतलब 2.5 लाख आप कार यूनिट एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। समझे मेरी बात को? वाइन पर पहले 150% टैरिफ लगता था हमारे इंडिया में। अब प्रीमियम अगर वाइन होगी तो 20% और मीडियम होगी तो 30%। इवन स्प्रिट पर 150% लगता था, अब 40% लगेगा। बियर जो कई सारे पीते हैं, बियर पर पहले 110%, अब 50% हो जाएगा। तो बियर, नए ब्रांड बियर आने वाले हैं हमारे इंडिया में। क्लियर? ऑलिव ऑयल पर 45%, अब 0% लगेगा। कीवीज एंड पियर 33%, जिस पर 10% इन कोटा, 10% लगेगा। देन आफ्टर मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 44% पहले, अब 0% लगेगा। क्लियर? एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट पहले 11%, अब 0%। आयरन एंड स्टील 22% पहले था, अब 0%।
फार्मा 11%, अब 0%, और प्रोसेस फूड, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड पहले 50%, अब 0% लगेगा। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन को कितना सारा बेनिफिट होना है, इससे प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे इंडिया के बनाए हुए यूरोप में और यूरोप के बनाए हुए इंडिया में, और इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन एनहांस होगा। क्या होगा, कंपटीशन एनहांस होगा। समझे मेरी बात को, चलते बढ़ाएंगे। देन आफ्टर इंडिया सिटीज गेट बेनिफिट। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी सिटी को बेनिफिट मिलेगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, अभी ट्रेड डील नहीं हुई है, जो भी साइन हुआ है, जो भी कंक्लूजन आया है, इससे क्या बेनिफिट मिला कौन सिटी को। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग गुड में देखा जाए तो बेंगलुरु को बेनिफिट मिलेगा, तुमाकारू, चेन्नई, कोयम्बटूर, नोएडा, इन सभी सिटी को बेनिफिट मिलेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग गुड की बात की जाए। फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो विशाखापट्टनम, हैदराबाद, ठाणे, रायगढ़, पुणे, इन सभी को सिटी को बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। अब गुजरात, कोची, जैसे मैरीन सेक्टर की बात की जाए, फिशरी सेक्टर की, तो व्यावल, कोची, एलपुजा केरला में, इन सभी को मैरीन में बेनिफिट मिलेगा। इवन यहां पर श्रिम्प और टूना एक्सपोर्ट, श्रिम्प तो आपको याद होगा ये सबसे ज्यादा फेस कर रही है प्रॉब्लम फ्रॉम द यूएसए टैरिफ, श्रिम्प एक्सपोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। क्लियर। देन आफ्टर जो केमिकल एक्सपोर्ट में किस सिटी को, भरूच, बड़ोदरा, इनके केमिकल एक्सपोर्ट एनहांस होगा। क्लियर। तो जितना 12.8% टैरिफ था वो 0 हो गया। क्लियर, केमिकल एक्सपोर्ट में। देन आफ्टर लेदर फुटवियर में कानपुर आगरा, जो यूपी में कानपुर आगरा है, बिलोर अंबुर तमिलनाडु का, ये सभी बेनिफिट लेंगे, जो कि पहले 17% लगता था अब 0% लगेगा। तो देखो कितनी सारी इंडिया की सिटीज को बेनिफिट मिलना है। क्लियर, चलते अपन आगे। आफ्टर मोबिलिटी पैक्ट, देखो मोबिलिटी पैक्ट क्या होता है, मूव माने जानते हो, मूव, मूव वो नहीं लगाने वाला, मोबिलिटी माने होता है माइग्रेट करना, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और मूव कौन करता है, मूव करते हैं स्किल्ड वर्कफोर्स और अनस्किल्ड वर्कफोर्स, जब वो वर्क की सर्च में दूसरी कंट्री में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मोबिलिटी। एज यू नो, इंडिया रीच up to 140 crore population and there is a lot of difficulty to provide employment to the every single person। तो इंडिया क्या सोच रही है कि इंडिया दूसरी कंट्रियों से टाई अप कर रही है कि आपके स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, तो हमारी फोर्स को ले जाइए, स्किल्ड वर्कफोर्स को, और वहां काम कराइए और दीजिए और हमको फॉरेन रिजर्व का एनहांसमेंट कीजिए। क्लियर। तो यही देखते हुए क्या हुआ कि मोबिलिटी पैक्ट भी साइन हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अगर देखा जाए तो इंडियन स्टूडेंट, वर्कर, प्रोफेशनल, ये सभी 27 यूरोपियन मेंबर कंट्री में वी कैन से इजी, आराम से मूवमेंट करेंगे। और यूरोपियन यूनियन ने पहले ही बोल दिया अनकैप्ड रहेगा, कितने भी स्किल्ड वर्कफोर्स आ सकती है, कोई कैप नहीं है। क्लियर, कि इतनी वर्कफोर्स आ सकती है, कोई कैप नहीं है, इट इज अनकैप्ड। और अभी बात की जाए तो अभी यूरोपियन यूनियन कंट्री में हमारी इंडियन पॉपुलेशन 8 लाख रहती है। कितनी, 8 लाख पॉपुलेशन अभी रह रही है, 8 लाख इंडियन यूरोपियन यूनियन में, और ये कंट्रीज को इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करती है। और अगर बात की जाए तो अभी यूरोपियन यूनियन अपना एक ऑफिस खोलने जा रही है जिसको यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस बोलते हैं। क्या, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस, जिसके अंदर एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ वर्कर। किसकी, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस भी खोलने जा रही है यूरोपियन यूनियन, जिस जगह पर जितने भी वर्कर होंगे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ वर्कर। क्लियर। देन आफ्टर पैक्ट भी क्या करेगा कि जितने भी रिसर्चर है इंडिया के, वो यूरोप में जाके रिसर्च कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन का एक हॉरिजन यूरोप नाम से एक प्लान है। क्या है, हॉरिजन यूरोप, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च प्लान है। क्या, हॉरिजन यूरोप वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च प्लान है। तो क्या है, इसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगी जिससे रिसर्च में कोलैबोरेशन बढ़ सके
और इनोवेशन हो सके इन बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। समझे? चलते हैं। देन आफ्टर रशिया यूक्रेन वार, देखो जैसे आप जानते हो कि यूरोप की सारी कंट्रियां यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं और रशिया के अगेंस्ट है। बट जैसे आप जानते हो कि अभी कई सारी कंट्री क्या कर रही हैं, कई सारी कंट्री डिमांड कर रही हैं कि इंडिया रशिया के साथ है। बट इंडिया ने पहले बोल दिया कि वी आर इन अ न्यूट्रल कंडीशन, वी आर नॉट सपोर्टिंग द सिंगल कंट्री वेदर इट इज रशिया और यूक्रेन। वाई? यूरोप की कंट्री ये बोल रही है कि जो इंडिया है वो ऑयल इंपोर्ट कर रही है रशिया से, जो कि फ्यूलिंग दे रहा है, मनी दे रहा है रशिया को टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। क्लियर? और इसी वजह से अभी बातचीत हुई तो इंडिया ने बोला कि वी आर टोटली मेंटेनिंग और वी आर टोटली मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी, इवन वी आर सपोर्टिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब इंडिपेंडेंस क्या? कि कंट्रियों की इंडिपेंडेंस, किसी का भी इन्फ्लुएंस ना हो। सॉवरेनिटी माने क्या होता है कि हर कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले सके, वो फ्रीडम है, कोई किसी भी दूसरी कंट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सॉवरेनिटी भी रहेगी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन मतलब जितना उसका पार्ट है कोई दूसरी कंट्री उस पर क्लेम नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड अ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हार्मनी मेंटेन करके रखना। क्लियर? देन आफ्टर यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने एक ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा पब्लिश किया। क्या करा है? स्ट्रेटेजिक एजेंडा पब्लिश किया है। स्ट्रेटेजिक एजेंडा फॉर 5 ईयर, 5 ईयर के लिए स्ट्रेटेजिक एजेंडा पब्लिश किया है। अब ये स्ट्रेटेजिक एजेंडा क्या करेगा? देखो इसमें कई सारे बेनिफिट होने हैं। ये एजेंडा दोनों को एक डायरेक्शन बताएगा। इसमें डायरेक्शन बताएगा कि दोनों को प्रॉस्पेरिटी कैसे एनहांस करनी है, अपने को ग्रोथ कैसे करना है, इनोवेशन कैसे एनहांस करना है, और कोऑपरेशन को कैसे मजबूत करना है, और पीपल टू पीपल टाइज को भी कैसे आना। और ये मोस्टली 5 पिलर पर वर्क करेगी। क्या क्या 5 पिलर? प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर, इवन सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल चैलेंज, एज वेल एज स्किल्ड मोबिलिटी, बिजनेस, पीपल टू पीपल टाइज। समझ में आ गया था? तो ये कई सारे बेनिफिट होने हैं जो एजेंडा, स्ट्रेटेजिक एजेंडा फॉर 5 ईयर फ्रॉम स्टार्टेड 2026 टू 2030। याद रखना 5 साल का स्ट्रेटेजिक एजेंडा भी पब्लिश किया है दोनों ने, जो कि वर्क करेगा ऑन 5 पिलर, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल चैलेंज। ये सारे चीजों पर फोकस करेगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then after digital public infrastructure, India trying to develop the digital public infrastructure or working on emerging technology that is called machine learning, artificial intelligence, quantum computing। ये कई सारे एरिया पर इंडिया फोकस करना चाहती है और इसी वजह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को सक्सेस करने के लिए कोऑपरेट करेंगी। यही कहानी है। देन आफ्टर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये सबसे बड़ा कंट्री पॉइंट बना हुआ था दोनों के बीच में, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। क्यों भाई? ये क्या है? इट इज अ सिमिलर एज अ कार्बन टैक्स, सिमिलर नहीं, कार्बन टैक्स ही है ये। क्लियर? दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of January 2026 इन यूरोपियन यूनियन। क्या है भाई? ये क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। क्या? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। बट क्या है, इंडिया की जो प्रोसेस है टू डेवलप और प्रोड्यूस द स्टील इज अ सब्जेक्ट टू इमिशन द हायर कार्बन। जैसे आप जानते हो कि यूरोप का कार्बन बॉर्डर एक्शन मैकेनिज्म ये है कि जैसे मानिए कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में बन रहा है और वही प्रोडक्ट यूरोप में बन रहा है, बट क्या है कि यूरोप में वो कार्बन इमिशन कम कर रहा है
और दूसरी कंट्री में वो बनने में कार्बन एमिशन ज्यादा कर रहा है, तो अगर यूरोप में वो वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा तो उस पर टैक्स हायर लगेगा। और इंडिया एज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, और इंडिया कई सारा स्टील यूरोप की कंट्रियों में एक्सपोर्ट करती है, तो ये कई सारी डिफिकल्टी हो सकती है। इवन जो ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव है, रिसर्च इनिशिएटिव, जो कि दिल्ली का थिंक टैंक है, उसने साफ साफ बोला है कि अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म खत्म नहीं किया, इंडिया ने कंसेशन नहीं लिया, तो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंडिया वुड पे 30 to 35% मोर टैक्स और कार्बन टैक्स टू द यूरोपियन यूनियन। तो इसी वजह से ये भी बात चल रही है, इस पर भी कार्बन टैक्स में कंसर्न मिलेगा इंडिया को। तो ये कई सारे बेनिफिट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, मैंने आपको हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिटेल में समझाया है, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे ओमान का हो, चाहे यूके का हो, वो मैंने इंडिविजुअल सारे पढ़ाए आपके, बेफिक्र रहिए। जब भी कोई ऐसा लगता है मुझे कि इंपोर्टेंट रोल है, तो आपके लिए इंपोर्टेंट एक अलग से इंडिविजुअल लेक्चर शूट कर दिया जाता है। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।